दोस्तों 1+1 कितना होता है? दोस्तों अगर 255 इंटू 20 करेंगे तो कितना होगा? दोस्तों एक रॉकेट को स्पेस में पहुंचाने के लिए कितना ईंधन लगेगा, उसका कैलकुलेशन करना होगा तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? दोस्तों मैथ्स को जितना सीखो, जितना पढ़ो, उसके बारे में आगे जाके जितना एजुकेशन लो, हमको मैथ्स के बारे में पता चल जाएगा, हम मैथ्स के बारे में जानने लग जाएंगे। क्योंकि हम लोग पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी से लेके 12 तक पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग कॉमर्स, आर्ट्स या साइंस करते हैं। उसके बाद मास्टर डिग्री करते हैं। तो हमारे पास एक डेडिकेटेड पार्ट है, हम जो भी फील्ड के अंदर कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। और वही चीज़ का हम रेफरेंस लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं, या हमको कोई सिखाएगा तो हम उसको बता सकते हैं कि ये चीज़ गलत है, या तो हमको कोई सिखाएगा, अगर वो गलत हो तो हम उसको बोल सकते हैं, हम उसको रेफरेंस दे सकते हैं कि हमने फलानी क्लास के अंदर ये चीज़ सीखा हुआ है, ये गलत है। सिमिलर अगर मैथ्स की बात की जाए, डॉक्टरी की बात की जाए, या फिर इंजीनियरिंग की बात की जाए, तो कहीं से रेफरेंस देके हम लोग वो चीज़ को कोड कर सकते हैं, बता सकते हैं, या फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट दोस्तों आर्ट एक ऐसी फील्ड है, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो परफ्यूमरी हो, चाहे वो दूसरा भी आर्ट हो, उसके कई जगहों पर प्रोफेशनल कोर्स होते हैं और कई ऑथेंटिक कोर्स होते हैं जिससे हम लोग सीख सकते हैं। बट जिस तरीके से एजुकेशनल सिस्टम के अंदर फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके हमको डिग्री, मास्टर डिग्री तक पढ़ाया जाता है, ऐसा आर्ट के अंदर हमारे पास पढ़ाई का डेडिकेटेड पाथ नहीं होता है। तो रही बात परफ्यूमरी की, हम लोग आ जाते हैं परफ्यूमरी की। तो काफ़ी लोग कन्फ्यूज़न है, काफ़ी लोग अपने हिसाब से उसको समझते हैं। और आर्ट वही चीज़ है जो अपने हिसाब से समझना और अपने हिसाब से मेक करना, बनाने का सबका अलग अलग तरीका होगा। अब इसके अंदर आप किसी को कोड नहीं कर सकते हो कि आप गलत हो या फिर फलाना सही है, या फिर मैं सही हूँ दूसरा गलत है, या फिर मैं गलत हूँ। सबका एक अपना तरीका होता है आर्ट को क्रिएट करने का। अगर कोई पेंटर पेंटिंग बनाता है, वो पेंसिल से बना रहा है, वो ब्रश से बना रहा है, या फिर वो कोलसे को लेके रगड़ के बना रहा है, अगर एंड में पेंटिंग अच्छी बनती है तो सोच लो वो आर्टिस्ट है। और ये बात आ जाती है परफ्यूमरी के अंदर, कि परफ्यूमरी के अंदर कोई डेडिकेटेड पाथ नहीं है। तो अभी जिस तरीके से परफ्यूमरी ग्रो कर रही है, तो लोग एक दूसरे पे लांछन लगा रहे हैं। अब कोड करने के लिए तो कुछ है नहीं कि हम उसको कोड करके समझा सके या सिखा सके कि फलानी चीज़ हमने ये क्लास से सीखी है। परफ्यूमरी सब अपने अपने तरीके से सीख रहे हैं और आर्ट को पेश कर रहे हैं। एंड में अगर आर्ट आपको पसंद आ रहा है, आपको आर्ट से मज़े आ रहे हैं, तो बिल्कुल वो आर्टिस्ट है, वो परफ्यूमर है। तो इसमें दिक्कत ये हो जाता है कि एक उर्दू का वर्ड है इख्तिलाफ, के इख्तिलाफ आ जाता है, यानी कि जिसके माइंड सेट नहीं होते, दो लोगों के माइंड सेट नहीं होते, तो उसके बीच में इख्तिलाफ होता है। तो कई परफ्यूमरी सिखाने वालों को और कई दूसरे सिखाने वालों के बीच में इख्तिलाफ हो सकता है, या फिर कई ब्रांड्स को और दूसरी ब्रांड्स को लेके भी इख्तिलाफ हो सकता है। बट इससे नेगेटिव क्या होगा? आप लोगों को, आप जो सीख रहे हो हमसे, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं इसका सुनूं, इसका सुनूं, उसका सुनूं, या कैसे चलूं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और आज का टॉपिक हमारा है, वो है फील्ड परफ्यूमरी। तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं परफ्यूमरी के बारे में। तो पहला सवाल होता है कि परफ्यूमरी एक आर्ट है या फिर साइंस। दोस्तों ये मैंने कई वीडियो में समझाया हुआ है कि शुरुआत के अंदर जो परफ्यूमरी होती है वो आर्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे 53 एसक्यूज है मेरे प्रोडक्ट में, तो मैं 2 से 3 अलग अलग फ्रेगनेंस ऑयल को मिला के फ्यूजन क्रिएट करता हूँ और एक वही परफ्यूम का इंस्पिरेशन निकाल के लेके आता हूँ, इंस्पायर्ड परफ्यूम बनाता हूँ। तो मेरे को ब्लेंडर बोल सकते हो। और मैं उसका परफ्यूमर नहीं हूँ, मैं उसका ब्लेंडर हूँ। बट ये चीज़ जो मैंने बनाई है, चाय फ्यूजन, मैं इसका परफ्यूमर हूँ क्योंकि इसका जो कंपाउंड है वो मैंने क्रिएट किया है। तो दोस्तों जब खुशबू को इजाद किया जाता है, जब उसका कंपाउंड बनाया जाता है, वो एक परफ्यूमर ही क्रिएट कर सकता है। और परफ्यूमरी वहां तक की आर्ट होती है। और बिल्कुल हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ साइंस की जरूरत होती है, बट आर्ट पूरा साइंस पे निर्भर नहीं होता।
तो एक आर्टिस्ट वो कंपाउंड को क्रिएट करता है, उसके पास ना फॉर्मुलेशन होती है ना वो फॉर्मूला बिल्ड करता है, वो एक आर्ट के ओर क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी, कोई डिजाइनर कंपनी को एक परफ्यूम लॉन्च करना है, तो वो परफ्यूमर को हायर करेगी और परफ्यूमर फ्रेग्रेंस को क्रिएट करेगा, एक स्टोरी को लेके वो फ्रेग्रेंस क्रिएट करेगा। अगर किसी परफ्यूमर को बोला जाए कि ऐसा परफ्यूम क्रिएट करो कि शाम का मौसम हमको लगे कि शाम के मौसम में किस तरीके की वाइब्स होती है, तो वो क्रिएट करो, तो वो एक माइंड में थॉट रख के वो चीज़ को क्रिएट करेगा। इसके पीछे कुछ साइंस नहीं लगेगी, उसके पास होंगे कंपाउंड। जिस तरीके से म्यूजिक के अंदर 7 सुर होते हैं, इसके अंदर लाखों करोड़ों सुर है, तो वो लाखों करोड़ों सुर लेके वो चीज को क्रिएट करेगा। वो अपने एक्सपीरियंस से, वो अपने आर्ट से, वो अपनी जो घसाई होगी, जो अपने आप को घसा होगा, जो अपने आप को फिनिश, जो अपने आप को पॉलिश किया होगा, उससे वो क्रिएट करने की कोशिश करेगा और एक ऐसा परफ्यूम बना के दे देगा जो आपको शाम से रिलेट करता है। तो वहां तक वो परफ्यूमरी आर्ट होती है, ऑल अबाउट आर्ट। अब वो ऑयल को लेके उस पर रिसर्च होगी, उस पर GCMS रिपोर्ट होगा, GCMS रिपोर्ट के बाद उसका बल्क मैन्युफैक्चरिंग करा जाएगा। अब दोस्तों, जब एक आर्टिस्ट बैठेगा तो उसके अंदर वो पहले से फॉर्मूला लिखेगा नहीं कि मेरे को 20% इतना डालना है, 10% इतना डालना है, 1% इतना डालना है, फलाना ढिगना धबकचा। अब वो एक शुरुआत में एक अर्धी चीज़ बना रहा है, तो अर्धी एलिमेंट्स को डाल रहा है, फिर उसको ऐसा लगेगा कि इसमें थोड़ा फ्लोरल डालना चाहिए, तो फिर वो फ्लोरल ऐड करेगा। सपोज अगर उसने पहले से डिवाइड कर लिया हो कि 10% करके मैं 10 आइटम को डालूंगा, लेकिन वहां पर उसको 11वीं आइटम डालने की रिक्वायरमेंट हो गई, तो इसी के लिए वो फॉर्मूला क्रिएट नहीं करता, वो पहले आर्ट को क्रिएट करता है और आर्ट के बाद वो फॉर्मूला क्रिएट किया जाता है GCMS रिपोर्ट से। अगर मैंने ये चाय फ्यूजन बनाया जिसके अंदर ग्रीन टी का कंपाउंड डाल दिया है, अब ग्रीन टी का कंपाउंड मैंने 25% ये ऑयल के अंदर डाला है, अगर मेरे को जब बनाते वक्त ऐसा लगा कि इसके अंदर 25% से ज़्यादा 30% डालना होगा, तो मैं 30% डाल दूंगा। तो अगर मैं 25% के अलावा 75% दूसरे कंपाउंड ले लिया और 5% और डालना पड़ा, अगर मैंने 5% और डाल दिया तो वो टोटल 105% हो जाएगा, तो वो कंपाउंड का फॉर्मूला एक्यूरेट नहीं निकल के आएगा। तो वैसे ही जब ये एक आर्ट बनेगा, आर्ट के बाद GCMS रिपोर्ट के थ्रू जाएगा। हमारे पास GCMS रिपोर्ट हम लोग नहीं करा रहे, हमारे पास एक देसी जुगाड़ है, उसके हिसाब से हम लोग बना लेते हैं, बट वो एक GCMS रिपोर्ट के थ्रू वो एक फॉर्मूला निकल के लेके आएगा। अब वो फॉर्मूले पे ऑयल बनेगा। अब होता क्या है कि आप लोग मुझे सुन रहे हो, आप लोग मेरे से सीख रहे हो, तो आपको है कि मेरे को परफ्यूम की ब्रांड चलाना है और मेरे को परफ्यूम बिजनेस करना है। तो परफ्यूम बिजनेस करने के लिए कंपाउंड आपको रेडी मिल जाएंगे जिससे आप इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस बना सकते हो। अगर आपके पास सुविधा है तो आप परफ्यूमर हायर कर सकते हो, परफ्यूमर आपको कंपाउंड बना के देंगे, आप उसको ले जाके GCMS रिपोर्ट करा सकते हो और उससे बल्क मैन्युफैक्चरिंग करा सकते हो। बल्क मैन्युफैक्चरिंग के बाद वही कंपाउंड को आपको परफ्यूम बनाना है, तो वहां पर साइंस की जरूरत नहीं पड़ती है। अब जो बड़े बड़े इख्तिलाफ की बात करते हैं, तो मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। सपोज कि आपको एक परफ्यूमर बनना है, आपको एक आर्टिस्ट बनना है, तो क्या आपको लगता है कि एक एक केमिकल, एक एक कंपाउंड के बारे में आपको समझना पड़ेगा? क्यूमेरिन, स्टायरेक्स, लैब्डेनम, मस्केटोन, गैलेक्सोलाइड, आइसोई सुपर, हेडियोनाल, हेडियोन, लायराल, गैलेक्स, बहुत सारे कंपाउंड है भाई, लाखों करोड़ों कंपाउंड है। आपको क्या लगता है कि ये समझना और सीखना पड़ेगा तभी आप एक परफ्यूमर बन जाओगे? तो वो गलत है। अगर आप 10 फ्रेग्रेंस के कंपाउंड या 10 फ्रेग्रेंस के ऑयल रखते हो, आपके पास 2-4 फ्लावर्स के ऑयल है, आपके पास 1-2 सिट्रसी ऑयल है, आपके पास 1-2 वुडी ऑयल है, आपके पास 1-आध फ्रूटी ऑयल है, अब वो 10 कंपाउंड आपके पास पड़े तो वो आपके परफ्यूमरी के ऑर्गन हो गए। अब आप वो 10 कंपाउंड को प्रॉपर तरीके से समझते हो। अगर वो कोई फ्रेग्रेंस के अंदर हुआ, सपोज आपके पास कुछ फ्रूट्स है जो आप उसको प्रॉपर तरीके से समझते हो, सूंघते हो तब समझ जाते हो। अगर वो किसी परफ्यूम में हुआ तो आप वो परफ्यूम में सूंघ के भी बता दोगे कि अच्छा ये वो कंपाउंड है जो मेरे 10 कंपाउंड के अंदर पड़ा है। तो आप अगर 10 कंपाउंड को समझते हो और आपके पास 10 कंपाउंड पड़े, अब वो 10 कंपाउंड को लेके आप कुछ यूनिक क्रिएट करते हो और जो लोगों को पसंद आता है
जो लोग बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो दोस्त आप परफ्यूमर हो। अब परफ्यूमर बनने के लिए आपको लाखों करोड़ों केमिकल के बारे में जानना नहीं है, मतलब जानना ही नहीं है। क्योंकि देखो, आईएफएफ ले लो, फर्मनिच ले लो, जियोडान ले लो, इनका काम ही है नवे नवे कंपाउंड को बनाना, इनका धंधा ही चलता है। तो ये नवे कंपाउंड बनाएंगे, पुराने कंपाउंड पे बैंड लगवाएंगे, तो ये उनका धंधा है, ये उनका बिजनेस है। तो हर साल नवे कंपाउंड, नवे केमिकल आते, तो वो चीज़ के बारे में आप सीखने बैठोगे, पूरी उम्र निकल जाएगी और आप जान नहीं सकोगे। तो मैक्सिमम आपके पास अगर 10 है, 50 है, 100 है, 100 है, 100 है, 1000 है, 1000 कंपाउंड के बारे में आप समझते हो, जानते हो, और उससे एक क्रिएटिव चीज़ निकाल के लेके आते हो, तो आप परफ्यूमर हो। सपोज सिंथेटिक को छोड़ दो, सिंथेटिक में वेनिला बीन्स का जो एक्सट्रैक्ट होता है, एब्सोल्यूट होता है, उसकी जगह आप इथाइल वेनिलिन को समझते हो, और जो भी केमिकल वर्जन को समझते हो, आपको वो नहीं समझना है, और आप नेचुरल पे काम करते हो, और आप उसके बारे में जानते भी नहीं हो, तो क्या आप परफ्यूमर नहीं हो? तो आप नेचुरल पे काम करना चाहते हो, एंड आप केमिकल के बारे में जानते ही नहीं हो, समझते ही नहीं हो, उसके अल्टरनेटिव के बारे में समझते ही नहीं हो, पता ही नहीं आपको कि उसका कोई अल्टरनेटिव होता है, बट आपके पास नेचुरल है, तो आप क्या, तो आप नेचुरल से मिला लोगे, नेचुरल से एक कॉम्पोजिशन बनाओगे, तो भी आप एक परफ्यूमर हो और एक अच्छी चीज बना सकते हो। जैसे कि रशियन एडम बनाते, आप रशियन एडम को देखोगे, उनके बारे में स्टडी करोगे, तो वो पूरा नेचुरल पे काम करते। अब सपोज ये चीज मैंने बनाया, अब मैं कोई केमिकल के बारे में नहीं जानता हूँ और मैं कुछ नहीं जानता हूँ, और मेरे पास सिंपल इत्र पड़े रहते जिसके अंदर नेचुरल ऊद, नेचुरल समामा और नेचुरल पचूली है, तो मैंने वो तीन को ब्लेंड करके एक आइटम बनाई है। अब दोस्तों, अगर इसको सूंघोगे, तो ये अच्छे अच्छे मिडल ईस्टर्न परफ्यूमर और अच्छे अच्छे नीश डिजाइनर परफ्यूमर पे भारी पड़ जा रहा है, ये ऐसी फ्रेग्रेंस निकल के आई है। बट मेरे को अगर नॉलेज नहीं होती, या कोई दूसरा भी बना रहा है, उसके पास ये 3 कंपाउंड है, 3 कंपाउंड की नॉलेज है उसको, बट वो चीज़ ऐसी बना रहा है कि जो बड़े बड़े डिजाइनर फ्रेग्रेंस पे भारी पड़ जा रही है, तो दोस्त वो परफ्यूमर है। तो परफ्यूमरी का सबका अलग अलग तरीका होता है, कोई पूरा सिंथेटिक पे काम करता है, जो सिंथेटिक पे काम पर करता है, तो उसको पूरा सिंथेटिक का नॉलेज होना चाहिए। देन दोस्तों, जो क्लोन्स की बात करते हैं, कि जो क्लोन बनाते, क्लोन क्रिएशन करते, तो उनको तो काफ़ी सिंथेटिक का समझ होता है, क्योंकि वो अल्टरनेटिव्स को ढूंढते हैं। अगर एम्बर ग्रीस वगैरह ऐसे कोई महंगी आइटम भी डली हुई, तो उसका अल्टरनेटिव ढूंढेंगे। जो जो नेचुरल आइटम अगर डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस में डली होगी, अगर वो जीसीएमएस के थ्रू बल्क मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो उसका कोई अल्टरनेटिव, तो वो काम करने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा सिंथेटिक समझना होगा, बट आपको एक बिजनेस के लिए वो काम नहीं करना है। तो परफ्यूमरी अगर आप सीखना चाहते हो, तो आप जितने भी कंपाउंड को समझोगे, अगर आप 10 अत्तर लेके आ रहे हो, अब 10 अत्तर को मिला रहे हो, और एक यूनिक आइटम निकाल रहे हो, तो आप परफ्यूमर हो। तो दोस्तों, वैसे होता है, अगर सिंथेटिक पे काम करो तो आपको कंपाउंड और तो आपको केमिकल के बारे में जानने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज नहीं जरूरत पड़ेगी। हाँ, अगर आप जानते हो सिंथेटिक के बारे में और अपनी चीज़ों के अंदर ऐड करते हो, तो वो बहुत बेटर है, बहुत अच्छा है। तो यही चीज़ है कि सा रे गा मा पा धा नी सा, 7 सुर के बारे में तो मेरे को पता चल गया, लेकिन इसमें लाखों सुर है। अब लाखों में से अगर आप 3 सुर को भी बजाओगे, तो एक धुन निकल के आ जाएगी। परफ्यूमरी में ऐसा है। तो वैसे ही आप जितने ज़्यादा सुर के बारे में जानोगे, उतनी ज़्यादा क्रिएटिव धुन निकाल सकोगे। अब रही बात दूसरा मिसकन्फ्यूज़न। अब एक मिसकन्फ्यूज़न तो अपनों ने दूर कर दिया कि परफ्यूमरी को कैसे सीखा और समझा जा सकता है। दूसरी कन्फ्यूज़न की बात, कि लोग समझते, लोग बोलते भी है, मतलब कि अगर एक रेडी कंपाउंड, एक रेडी डीएनए के अंदर दूसरा डीएनए घुसोड़ोगे, तो वो उसका स्ट्रक्चर बिगाड़ देगा। दैट वॉज कंप्लीटली रॉन्ग। जो मैंने सीखा है, मैं उसको गलत चलो नहीं बोलता हूँ, वो जानते होंगे, वो मेरे से ज़्यादा जानकार होंगे, बट वो काफ़ी रॉन्ग तरीका है। दोस्तों, आप एक अत्तर की दुकान के बाहर जाओ, परफ्यूम की दुकान के बाहर जाओ, तो ऐसी फ्रेग्रेंस निकल के लेके आएगी कि आपको तो ऐसी फ्रेग्रेंस आएगी कि आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत प्यारी लगेगी, लेकिन अंदर जाके आप 25 परफ्यूम को खरीद लोगे, तो भी वो फ्रेग्रेंस आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों, वो कैसे होती है? तो वो होती है लेयरिंग से।
यानी कि अलग अलग फ्रेगरेंस को मिला के वो जो बबल क्रिएट होता है, उसके वजह से वो इतनी प्यारी और इतनी खतरनाक स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस हमको लगती है, जिससे हमको वो काफ़ी प्लेजिंग लगता है। तो रही बात लेयरिंग की, अब दो डीएनए को मिलाने से क्या नुकसान हो जाता है और क्या गलत हो जाता है, क्या उसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, ये मैं उनसे समझना चाहता हूँ। अगर वो समझा सकते हो तो प्लीज़ समझाए लोगों को, क्योंकि लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। मैं कभी किसी के बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसके वजह से मैं ये बात करता हूँ। खैर बहरहाल उनको उनके हाल पे छोड़ो। क्या नुकसान होता है कि दो अलग अलग कंपाउंड को मिलाने से क्या नुकसान हो जाता है, या फिर क्या डीएनए को चेंज हो जाता है। सपोज कि एक परफ्यूम के अंदर 4 कंपाउंड है, दूसरे परफ्यूम के अंदर 4 कंपाउंड है, दोनों के 4 कंपाउंड है। एक एक कंपाउंड का अलग अलग डिफ्यूजन रेशियो होगा, अलग अलग धुन होगी, अलग अलग म्यूजिक होगा। अगर ये 4 कंपाउंड को मिला के एक धुन बनती है और दूसरे 4 कंपाउंड को मिला के दूसरी धुन बनती है, और ये दोनों को मिलाते हैं, तो टोटली 8 कंपाउंड हो गए। तो 8 कंपाउंड की अलग अलग नोट्स निकल के अलग अलग म्यूजिक क्रिएट करेगी। जो लेयरिंग में होता है, जो काफ़ी लोग करते हैं कि 2 परफ्यूम मारते हैं तो बहुत अच्छा एहसास आता है, बट वो बोलते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो इसमें भी कुछ चीज़ों को समझना पड़ता है, कुछ फैक्टर्स को देखना पड़ता है कि ओवर पावर नहीं कर जाए। अब दोस्तों, ओवर पावर की बात करूँ तो पहले ऐसा था, आप सोच सकते हो कि ऊद वाली फ्रेग्रेंस के अंदर रास्पबेरी को मिलाया जा सकता है। आप सोच सकते हो कि अगर ऊद वाली फ्रेग्रेंस के अंदर रास्पबेरी को मिला देंगे तो वो तो काफ़ी बेकार हो जाएगी, काफ़ी ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों, उस पर एक परफ्यूम भी बना है जो है एलवी का ओम्ब्रे नोमैन। तो दोस्तों, दो अलग अलग फैमिली, दो काफ़ी डिफरेंट फैमिली को भी मिला के कुछ क्रिएशन बनाया जा सकता है। दोस्तों, मैंने जैसे ही बताया कि सारे आर्ट से अगर कुछ मिला के कुछ अच्छी चीज़ निकाल सकते हो तो वो एक आर्ट में आ जाता है। तो किसी भी चीज़ का डीएनए नहीं बिगाड़ा जा सकता है, नहीं बिगड़ सकता। हाँ, अगर आप क्लोन पे काम कर रहे हो, कोई भी चीज़ का एग्जैक्ट रिक्रिएशन बना के देना चाह रहे हो कि वही इफेक्ट आए, तो आप उसका क्लोन ऑयल लेके बनाओगे तो उसको एग्जैक्ट बना के देना होगा, उसको एग्जैक्ट बनाना होगा। बट दोस्तों, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो डिज़ाइनर और नीश ब्रांड होती है वो काफ़ी महंगे कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो क्लोन ऑयल वाले जो 4,000 5,000 से लेकर 10,000 रुपये लीटर या 20,000 रुपये लीटर में ऑयल बेच रहे हैं, इनको अपना धंधा चलाना है, इनको भी तो बना के बेचना है। ये सिंथेटिक वर्जन में वो चीज़ को रिप्लेस कर देते, तो पॉसिबल नहीं है कि डिज़ाइनर से सिमिलर बनाया जा सके। मैं बोलता हूँ 90% या 80% से ज़्यादा सिमिलर नहीं बनाया जा सकता। उसके अंदर कुछ ना कुछ आपको चेंजिंग देखने को ही मिलेगी। तो क्लोन बनाना पहले से ही ट्रिकी है। दूसरा, अगर आप फ्यूज़न कर रहे हो या फिर अलग अलग चीज़ों को मिला के कुछ क्रिएट कर रहे हो तो देयर वाज नथिंग रॉन्ग, वो भी एक आर्ट है। अगर एक स्ट्रक्चर है, एक धुन है, वो बोलते हैं ना, अभी रिमिक्स का ज़माना है। लोग बोलते हैं कि अगर एक डीएनए में दूसरा डीएनए डालोगे तो बिगड़ जाएगी। तो रिमिक्स में क्या होता है, एक गाने के साथ दूसरा गाना सेट किया जाता है, दूसरे गाने के साथ तीसरा गाना सेट किया जाता है, तो वो एक जो रिमिक्स निकल के आता है, डेट वॉज फ्यूजन वॉज रिमिक्स। बट इसमें आपको आना चाहिए, समझना चाहिए। अगर एंड में आप एक अच्छी चीज़ बना के दे रहे हो तो आप आर्टिस्ट हो, आप परफ्यूमर हो, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ ना, आपके पास अगर 10 इत्र की बोतल है और आप उसको मिला के कुछ अच्छा बना दे रहे हो, तो आप अपने आप को बेझिझक परफ्यूमर बोलो और इससे स्टार्ट करो। अगर आपको स्टार्ट भी करना है तो आप 8-10 कंपाउंड को लो, उसको समझो, उसको प्रॉपर तरीके से कैसे देखो, और दो अलग अलग, और एक को दूसरे से मिला के देखो कि उसका रिएक्शन क्या आता है, वो कैसी चीज़ बनती है। तो परफ्यूमरी को यहाँ से सीखना शुरू करो, तो भी बहुत बड़ी चीज़ है, तो भी बहुत अच्छी चीज़ है। देन तीसरी बात जो आ जाती है ऑयल कॉन्सेंट्रेशन को लेके, कि कई लोग प्रोफा वर्जन या एक्सट्रैक्ट वर्जन को ना बोलते, बोले ये आउट ऑफ साइंस है। होगा उनको साइंस के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगा, मैं उनको भी गलत नहीं बोलता, बट मैं देसी तरीके से सीखा हूँ और मैं देसी तरीके से समझता हूँ। और हाल ही में हमने देखा अब्दुल्ला अजमल का इंटरव्यू पॉडकास्ट पर, तो उन्होंने भी बताया कि हम भी अजमल के अंदर 30% ऑयल से ज़्यादा डालने की कोशिश कर रहे हैं। 30 तो डाल ही रहे, हम भी 40 तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑयल ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनी भी डाल रही है,
अब मैं क्या समझता हूँ अल्कोहल में ऑयल डालने के बारे में, कि ये है एक पंप जिससे हमको ऑयल स्प्रे करना है। अल्कोहल का दूसरा कोई काम नहीं है, अल्कोहल का दूसरा कोई साइंटिफिक काम नहीं है। अल्कोहल ब्लेंड करना ऑयल के साथ जिससे ये स्प्रे हो सके। आपने देखा होगा कार पेंटिंग करते होगे, आपने देखा होगा कि कार को जब पेंट किया जाता था तो वो पीछी या ब्रश से पेंट किया जाता था। तो उसको पेंट करते करते कहीं लीटे पड़ रहे हैं, कहीं ज़्यादा हो रहा है, कहीं कम हो रहा है, वो रेले टपक के आ रहे हैं, बिकॉज वो एक पेंट ऑयल के फॉर्म में लगाया जाता था। अब जमाना एडवांस हुआ तो वो गन के थ्रू पेंटिंग करना शुरू कर दिया। अब गन के अंदर जब उसको पेंट करना पड़ता है तो पेंट के जो ऑयल को थीनर के साथ ब्लेंड किया जाता है जिससे वो थीनर उसको स्प्रेड कर सके। अब अल्कोहल का काम और कुछ नहीं है, इस पे मारा, ये ऑयल को लेके चला गया प्रॉपर तरीके से और अल्कोहल अपनी जगह से उड़ गया, देन सिर्फ ऑयल को स्प्रेड कराए। तो जितनी मात्रा के अंदर आप अल्कोहल और ऑयल डालोगे, अगर स्प्रे हो रहा है तो नथिंग रॉन्ग, इससे परफ्यूम के प्रोजेक्शन पे फर्क नहीं पड़ता है। लिख लो बात। और दोस्तों अगर आप सोचो कि 95% इसके अंदर अल्कोहल डालोगे, 5% इसके अंदर ऑयल डालोगे, तो क्या आपको लगता है कि प्रोजेक्शन उतना मिलेगा? क्योंकि 95% अल्कोहल है, ये उड़ा रहे हो तो 95% वाला अल्कोहल उड़ रहा है, 5% ऑयल बॉडी पे आ रहा है। जबकि आप 30% ऑयल डाल रहे हो और 70% अल्कोहल डाल रहे हो, तो 30% ऑयल रह जा रहा है और बाकी का अल्कोहल उड़ जा रहा है। तो प्रोजेक्शन ज्यादा ही करेगा, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। तो 30% डालना या 40% डालना वो गलत नहीं है, वो साइंस के खिलाफ नहीं है। सिर्फ सिंपल सा टेक्निक है, सिंपल सा इस पे कॉमन सेंस की बात है कि वो कार पेंट कर रहे हैं, वो स्प्रे पेंट कर रहे हैं, वही चीज़ है। अल्कोहल का काम सिर्फ इसको उड़ाना है। अगर आपके अंदर हो, आप 60% डाल के उड़ा सकते हो प्रॉपर तरीके से, तो 60% डाल दो। बट दोस्तों वो पॉसिबल नहीं होता। 35 to 40% मैक्सिमम जाओगे, उसके बाद वो पंप काम करना छोड़ देते, क्योंकि फिर वो सिर्फ ऑयल ऑयल रह जाएगा। तो प्रॉपर एक तरीका है, 30% हम लोग इस्तेमाल करते हैं और आप देखोगे तो अभी तक ऑयल और खुशबू बाकी है। अगर ऑयल बाकी है तो खुशबू बाकी है। अब ये खुशबू पड़ी है, अब ये उसके हिसाब से उड़ेगी, उसका टाइम लेके उड़ेगी, तो प्रोजेक्शन बिल्कुल मेरे को मिलेगा। अब मैं एक इत्र को लगा रहा हूँ ऐसे, कहीं लग रहा है कहीं नहीं लग रहा है, बट मैं 30% डाल के प्रॉपर तरीके से स्प्रेड कर रहा हूँ, तो ये एक ऑयल की लेयर बन गई। तो जाहिर सी बात है अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। तो 30% डाल दो, 40% डाल दो, मैक्स 30 to 35% इनफ रहता है, उतना डाल दो बहुत है। तो ये भी कोई गलत नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनी कर रही है, सनैल बना रही है, बड़े बड़े डियोर बना रहे हैं, जो एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं, जो बता रहे हैं कि हम लोग भाई 30% तक ऑयल डाल रहे हैं, तो ये गलत नहीं है। अब तीसरे मिस कन्फ्यूजन की बात की जाए कि क्या एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, क्या हायर कॉन्सेंट्रेशन डालेंगे तो परफ्यूम का लास्टिंग बढ़ेगा, या कम डालेंगे तो लास्टिंग नहीं बढ़ेगा। अब दोस्तों इस पे अलग अलग फैक्टर काम करते हैं लास्टिंग के ऊपर। डीएनए सबसे मेन चीज़ है। डीएनए डिपेंड करता है कि डीएनए कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है। एक्वाटिक परफ्यूम, फ्रेश परफ्यूम, इंडिया के अंदर गर्म ह्यूमिडिटी वाला माहौल जिसके वजह से परफ्यूम टिकता नहीं है, बट एक्वाटिक फ्रेश परफ्यूम। अब एक एक्वाटिक परफ्यूम है मेगा मारे का डीएनए, मेगा मारे के डीएनए के अंदर सीवीड का नोट है, जिसके वजह से वो बॉडी पे काफ़ी चिपक के रहता है। तो मेगा मारा एक्वाटिक और दूसरा एक्वाटिक, वो दोनों को इक्वल मात्रा में डालोगे या स्प्रे करोगे तो मेगा मार का एक्वाटिक या फिर दूसरा एक्वाटिक, अब वो दो अलग अलग कंपाउंड है, दो अलग अलग कंपाउंड को दो अलग अलग स्प्रे करोगे तो मेगा मार का डीएनए ज़्यादा टिकेगा, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा कंपाउंड है जिसके वजह से वो काफ़ी समय तक टिक रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ऊद वाला कंपाउंड है, डार्क ऊद, लेदर, ऐसी चीज़ ज़्यादा टिकती है, अगर वो कंपाउंड है और एक फ्रेश कंपाउंड है, तो हो सकता है फ्रेश कंपाउंड आप 30% ऑयल डालो फिर भी वो 4 घंटा लास्ट करेगा। देन हो सकता है आप 5% ऑयल डालो लेदरी कंपाउंड वाला, ऊडी कंपाउंड वाला, तो वो 6 से 8 घंटा लास्ट कर सकता है। ये भी पॉसिबल है बिकॉज ऑफ डीएनए। तो लास्टिंग काम करती है डीएनए पे। देन दूसरा जो फैक्टर ऑफकोर्स आता है कॉन्सेंट्रेशन लेवल पर।
क्योंकि आप इसको जितना स्प्रेड करोगे, जितना ऑयल अपनी बॉडी पे आएगा, बिल्कुल उतना टिकेगा। अब दोस्तों जैसे डीएनए की मैं बात करूं तो फ्रेश परफ्यूम जो होते हैं उसकी टॉप में मेन ध्यान दिया जाता है, शुरुआती इंप्रेशन और उस पर ध्यान दिया जाता है। तो ऑल ओवर जो परफ्यूम होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट लाइट हो जाता है, उसके टॉप में सिट्रसी एलिमेंट, फ्रेश एलिमेंट जो जल्दी उड़ जाते हैं। तो उसका पिरामिड का डीएनए स्ट्रक्चर ही ऐसा बनता है जिसके टॉप के अंदर काफ़ी ध्यान जाता है। देन बेस का जो नोट होता है उसके अंदर कुछ लाइटर मॉलिक्यूलर वेट वाली चीज, देन बेस का नोट होता है उसके अंदर कुछ हल्के फुल्की चीज़ डली होती है, जैसे सीडार वुड, सैंडलवुड और ये टाइप की चीज़ डली होती है। बट जहाँ डार्क और वुडी फ्रेगनेंस होती है तो उसके टॉप में इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, उसके बेस में इतना ध्यान दिया जाता है। अब बेस वाले कंपाउंड वो हमेशा महंगे होते और वो काफ़ी टिकने वाले होते हैं। तो वुडी कंपाउंड जो होता है उसका बेस के अंदर काफ़ी ध्यान जाता है, और फ्रेश कंपाउंड होता है उसके टॉप में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो फ्रेश कंपाउंड को जब आप लोगे, जब फ्रेश के ऑयल को लेगे, तो वो इतना चिपचिपा नहीं होगा, इतना थिक नहीं होगा जितना कि ऊद वाले ऑयल या फिर वुडी ऑयल होंगे या फिर लेदरी कंपाउंड होंगे। तो आप वो दोनों कंपाउंड को देखोगे, दोनों ऑयल को देखोगे, तो उसके अंदर भी जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। देन आप उसको 5% डालो या फिर 30% डालो, वो उसके डीएनए पे वो उसके डीएनए पे डिपेंड करता है। अब आप जब वुडी कंपाउंड को 30% डाल दोगे तो वो सोने पे सुहागा, वो काफ़ी लास्ट करेगा, बट प्रोजेक्शन कम करेगा, क्योंकि प्रोजेक्शन करने वाले वोलेटाइल कंपाउंड होते हैं। अब दोस्तों ईडीसी, ईडीटी, ईडीपी और एक्सट्रैक्ट की बात करूं तो मेरा मानना है इससे परफ्यूम के प्रोजेक्शन पे फर्क या फिर उससे लास्टिंग का कोई लेना देना नहीं है। मेरे हिसाब से ईडीसी सस्ते के लिए बेचा जाता है, ईडीटी सस्ते के लिए बेचा जाता है। प्योर परफ्यूम अच्छी क्वालिटी का ऑयल होता है, प्योर परफ्यूम। ईडीपी ठीक ठाक परफ्यूम होता है। ईडीसी सस्ते के लिए बेचा जाता है, ईडीटी नॉर्मल प्राइस के लिए बेचा जाता है। ईडीपी अच्छा परफ्यूम होता है और प्योर परफ्यूम पूरा अच्छा परफ्यूम होता है। क्योंकि आप ईडीसी ले लोगे, आप ईडीसी के जब एक स्प्रे करोगे, 5% कॉन्सेंट्रेशन वाली चीज एक स्प्रे करो, वो ऑयल गया, वो ऑयल आपके कपड़ों पे गिरा। अब ईडीसी 5% कंपाउंड वाली चीज और एक्सट्रैक्ट दी परफ्यूम वाली चीज, अगर मैंने ये चाय फ्यूजन को एक्सट्रैक्ट दी परफ्यूम या फिर ईडीसी ये दोनों बनाया होता, तो एक्सट्रैक्ट दी परफ्यूम में मैं एक स्प्रे करूंगा, इसके अंदर 30% कॉन्सेंट्रेशन ऑयल है, तो सपोज एक मात्रा के अंदर ऑयल स्प्रेड हो गया। अब इतना ऑयल स्प्रेड करने के लिए ईडीसी के अंदर मेरे को 6 स्प्रे करने पड़ेंगे, क्योंकि वो 5% कॉन्सेंट्रेशन पे और ये 30% कॉन्सेंट्रेशन पे। तो दोस्तों वो डिपेंड करता है। तो ईडीसी, ईडीटी ये सब बकवास चीज़ है, प्योर परफॉर्म लेना चाहिए, जो मेरा मानना है, जो मैं सीखा है, जो मैंने नॉर्मल तरीके से सीखा है कि हमको सिर्फ स्प्रेड ही करना है। तो आपको जरा भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, आप जिस वे में चल रहे हो बिल्कुल चलना चाहिए, आप अपने तरीके से सीख सकते हो। अगर आपका तरीका मेरे से अलग है तो भी कोई बात नहीं, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। चीज़ अच्छी बनाना मेन इंपॉर्टेंट काम है। और रही बात परफ्यूमरी की, तो मेरे दोस्तों कोई ने प्रोफेशनल तरीके से परफ्यूमरी नहीं सीखी है, इंक्लूडिंग मी। हमने कुछ लोगों से, कुछ जानकारों से सीखा है और एक्सपीरियंस से सीखा है। अगर हमने प्रोफेशनल कोर्स किया होता है जियोडान, वो ग्रास यूनिवर्सिटी में जाके, तो 1.5 से 2 करोड़ रुपए के कोर्स होते हैं। अगर वो कोर्स करके हम लोग आते तो मेरा मानना है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम यूट्यूब पे बैठे, क्योंकि वहाँ इतनी फास्ट हायरिंग होती है। वो 10 से 12 स्टूडेंट्स होते हैं। वो कहते हैं ना कि नासा के अंदर साइंटिस्ट जितने, उससे भी कम परफ्यूमर है दुनिया के अंदर। तो इतनी फास्ट हायरिंग होती है, बड़ी बड़ी ब्रांड उनको उठा के लेके जाती है कि आप हमारे परफ्यूम बनाओ। तो वहाँ से आने वालों के पास टाइम नहीं होता है कि वो यूट्यूब पे बैठ के ज्ञान बांटे। तो सोच लो, हम लोगों ने इतनी परफ्यूमरी नहीं सीखी है, कोई प्रोफेशनल जगह पे जाके नहीं सीखी है, क्योंकि हम लोग आपके पास बैठे यूट्यूब पे। और मैंने जिस तरीके से आपको समझाया, सिखाया, बिल्कुल आप जाओ। आप 10 कंपाउंड खरीद के भी बना रहे हो, कुछ आर्ट बनाना चाह रहे हो तो भी बराबर। देन आपको बिजनेस करना है तो आपको कंपाउंड के झमेले में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल इंस्पायर्ड ऑयल लो। अगर आपको इंस्पायर्ड ऑयल में नहीं जाना है, आप फ्यूज़न को क्रिएट करो। अगर आपको फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है, कुछ एकदम यूनिक चाहिए, तो आप परफ्यूमर हायर करो।
और आपको परफ्यूमर हायर नहीं करना है तो वही तरीका, 10 कंपाउंड लाओ, अपने हाथ से कोई क्रिएशन बनाओ। आप थोड़ा मॉलिक्यूलर वेट के बारे में समझ लो, लाइटर मॉलिक्यूलर वेट कौन से, उसको टॉप में डालो। आपको एक एक्यूरेट आपको एक फाउंडेशन क्या रखना है, उसको मिड में डालो, और आपको लास्टिंग किस तरीके से बढ़ानी है उसको बेस में डालो, और एक डीएनए, एक खूबसूरत धुन बनाने की कोशिश करो। आप वैसे भी कर सकते हो, बट आपको बिजनेस करना है तो ये झमेले से थोड़ा दूर रहना चाहिए। आपको एक परफ्यूमर हायर करना चाहिए और बनवा लेना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।